हेलो माय टॉपर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विपुल सर। मैं विपुल सर इंग्लिश गुरु। और आज बच्चों की काफ़ी डिमांड थी, आ रही थी कि सर एग्ज़ाम्स हमारे 12th इंग्लिश के नज़दीक आ रहे हैं बिहार बोर्ड के, तो काइंडली हमें ये बताएं कि हम किस तरह से कितने फेजेस में अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। तो इसके लिए मैंने बच्चों की डिमांड पे इनकी प्रिपरेशन को परफेक्ट करने के लिए, उनके अंदर जो नर्वसनेस है, जो परेशानी, उसको दूर करने के लिए मैंने एक छोटा सा वीडियो ट्राई किया है अपने लेवल से। आई होप कि आप सबको अच्छी लगेगी और आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगी। तो आइए बिना देर किए शुरू करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेगी। क्योंकि अब एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक आ रहा है, तो हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ लेके आए। तो देखिए, मैंने जैसा कि ऊपर में हेडिंग दिया है, प्रिपरेशन टाइम 40 to 45 डेज़ फेज़ 1 और फॉर 25 मार्क्स फिक्स। इसका मतलब क्या हुआ? फेज़ 1 का मतलब क्या है और ये प्रिपरेशन क्या है? प्रिपरेशन इन द सेंस कि जो हम लोग 12th के बच्चे हैं जिनका एग्ज़ाम अगले साल है, यानी कि 24 में एग्ज़ाम है, उनके लिए है, बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए। तो अगर अभी से भी आप स्टार्ट करते हो, मैंने वीडियो आपको बताया, आप वीडियो देखने के अगले दिन से स्टार्ट करते हो, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगी। तो फेज़ 1 क्यों लिखा है? मैंने पूरे सिलेबस को 4 फेजेज़ में डिवाइड किया है। फेज़ 1, फेज़ सेकेंड, फेज़ थर्ड, फेज़ फोर्थ, और 25 मार्क्स ईच फेज़ में मैंने मार्क्स को भी डिस्ट्रीब्यूट किया है ताकि बिना किसी ज़्यादा बर्डन के हम लोग आराम से अपनी प्रिपरेशन को कर सकें। और मैंने यहाँ टाइम लिखा है 40 to 45 डेज़, मतलब मैक्सिमम टाइम है। मतलब उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक कुछ भी पढ़ा नहीं, जिन्होंने अभी तक कुछ स्टार्टिंग ही नहीं किया है, उनके लिए मैंने 40 to 45 डेज़ लिखा है। बाकी जो बच्चे क्लासेस ज्वाइन किए हुए, क्लासेस कर रहे हैं कंटिन्यू, उनके लिए चीज़ मैक्सिमम 20 to 22 डेज़, 25 डेज़ मैक्सिमम में कवर हो जाएगी। तो चलिए बिना देर के शुरू करें। देखिए, सबसे पहला आपको जो काम करना है, पोएम और पोएट, है ना, प्रोज ऑथर। इसका क्या मतलब है? आपका जो बुक है रेनबो पार्ट 2, उस बुक में आप जब इंडेक्स ओपन करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि वहाँ पे सबसे पहले प्रोज और ऑथर का पेज आएगा, जिसमें लगभग आपका टोटल 11 क्या है, प्रोज सेक्शन है, और 10 क्या है, पोएम है आपका। तो जो 10 पोएम्स हैं उनके पोइट्स का नाम यू हैव टू लर्न, और जो प्रोज है 11, उनके ऑथर्स का नाम आपको लर्न करना है ना। और देखिए, उसके लिए मैंने यहाँ क्या लिखा है कि लर्न एंड राइट अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस इट के साथ। मतलब आप क्या करेंगे कि आप अपने पास एक वाइट पेपर के ऊपर आप ले लेंगे और उसके ऊपर पोएम का नाम लिख देंगे, जगह छोड़ देंगे, स्पेस छोड़ देंगे, एक साइड में प्रोज और जगह छोड़ देंगे उनके लेखक का नाम के लिए। और बुक से लर्न करने के बाद आप उस सीट पे बार बार आंसर लिखेंगे, और आंसर लिखने के बाद क्या करेंगे, अपने जो बुक है उनसे आंसर को मैच करेंगे। और ये चीज़ आप रेगुलर एग्ज़ाम तक 4 to 5 डेज़ की गैपिंग के साथ हमेशा क्या करेंगे, उसको मैच करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे। इससे आपका इम्प्रूवमेंट आएगा और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि पोएम, पोएट, प्रोज ऑथर को अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो 10 to 12 मार्क्स आपका फिक्स हो जाता है। ठीक है। अब देखिए, थर्ड लिखा हुआ है पोएम्स लाइन। पोएम्स लाइन का क्या मतलब है? पोएम लाइन का मतलब क्या है कि एग्ज़ाम के अंदर आपको ऑब्जेक्टिव में कुछ पोएम्स के लाइंस दिए रहेंगे। जो लाइंस दिए रहेंगे उनको आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये पोएम की लाइन कौन से पोएम्स के हैं। इनके पोइट्स के नाम आपसे पूछेंगे, तो आपको ये ध्यान देना है कि हम लोग उस लाइन को आइडेंटिफाई करें और उसके पोएम को पहचानें कि कौन से पोएम का है, उसका पोइट का नाम को याद करें। और इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप पोएम्स को अच्छे से क्लास के अंदर सुने, वीडियोस देखें पोएम्स का, और वहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर ये चीज़ हो जाएगी। और प्रैक्टिस इसमें बहुत ज़्यादा करना है। देखिए, प्रैक्टिस डेली टू आइडेंटिफाई। आई विल प्रोवाइड आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द पोएम्स। हम लोग जैसे ही बहुत जल्द सारे पोएम्स को कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आपको इसका पीडीएफ भी मैं अपलोड कर दूंगा, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट लाइन्स होंगे, जिनको आप प्रैक्टिस करेंगे, उसके आंसर्स को लिखेंगे, पहचानेंगे कि कौन सा पोएम का कौन सा लाइन है, इस लाइन का पोइट कौन है, कहाँ से ली गई है। और जब सबसे अच्छा क्या है इसमें कि आप फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कीजिए, कि दोस्तों को बोलिए, आपसे कोई भी पोएम से एक लाइन बोले, बताओ कौन से पोएम का लाइन है। तो ये आपका इंटरेक्शन जितना ज़्यादा होगा उतना बेनिफिशियल आपके लिए होगा, क्योंकि आप बेवजह का एनर्जी और टाइम को वेस्ट ना करें। क्योंकि आप रटते हैं बार बार एक ही चीज़ के ऊपर, अकेले बैठ के करते हैं, तो वो आपका टाइम और एनर्जी दोनों बर्बाद करता है। और आप जानते हैं कि अगर सबसे
हमारे पास प्रीशियस कोई वेल्थ है तो वह हमारा टाइम और एनर्जी है, इसको बहुत सोच समझ से खर्च करना है। चलिए आगे आते हैं। नंबर 4, लॉन्ग आंसर जो क्वेश्चंस है। अब कुछ बच्चे परेशान हैं, सर रेनबो का लॉन्ग क्वेश्चन नहीं हुआ। मैं आप सबको बता दूं कि रेनबो पार्ट 2 जो अपना बुक है उससे कोई भी लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं आएगा आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश जो आपकी सेकंड बुक है उससे ही लॉन्ग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है फॉर 5 मार्क्स। तो आप मैंने देखिए लिखा हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट आपको शॉर्ट नोट ऑन ओल्ड इंग्लिश, सेकंड वन मिडिल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश। मतलब आपको तीनों जो इंग्लिश का पीरियड है, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश, इन तीनों के ऊपर आपको शॉर्ट नोट्स लिख के प्रैक्टिस करना है। और देखिए जब लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो ये इंपॉर्टेंट है कि केवल रटे नहीं, आप पूरे कॉन्सेप्ट को समझिए कि इसमें क्या क्या बातें हो रही है, ताकि अगर आप रटा हुआ चीज़ भूल भी जाएँ तो आपके दिमाग में वो बातें रहें और आप आराम से वहाँ पे एक सिंपल लैंग्वेज में अपने आंसर को कंप्लीट कर सकें। 4 है शॉर्ट नोट ऑन अमेरिकन इंग्लिश। अमेरिकन इंग्लिश के ऊपर भी आपको शॉर्ट नोट्स प्रैक्टिस करना है, लर्न करना है, लिखना है। और याद रखिए जो भी आप लर्न करें उसको ज़रूर से ज़रूर लिखें और एक हैबिट बनाएं, एक रूटीन बनाएं कि मैं एक रेगुलर इंटरवल पे इन क्वेश्चंस का आंसर लिखूंगा, क्योंकि केवल ओरली रटने से, उसको लर्न करने से फिर आपको एग्ज़ाम के अंदर परेशानी हो सकती है। देन है डिस्कस इंग्लिश एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। अगला जो क्वेश्चन है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इंग्लिश को इंटरनेशनल लैंग्वेज के रूप में डिस्कस करें। और 6 क्वेश्चन जो लास्ट है इसका, डिस्कस द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश। मतलब आपको ये अपना ओपिनियन देना है कि आपको लगता है कि इंग्लिश का फ्यूचर आने वाले टाइम पे कैसा होगा। मतलब जैसे इंग्लिश की पहले इंटरनेशनल भाषा लैटिन थी, तो लैटिन भाषा खत्म हो इंग्लिश आ गई, तो क्या ऐसा होगा क्या कि इंग्लिश को भी रिप्लेस कोई लैंग्वेज करेगी? मुझे तो नहीं लगता है कि कोई लैंग्वेज इंग्लिश को रिप्लेस कर पाएगी, बट लेट्स सी व्हाट विल हैपन। आई होप कि फ्यूचर विल नॉट रिपीट इट सेल्फ। तो हम लोग यहाँ पे सीधा सा बात ये करेंगे कि फ्यूचर ऑफ इंग्लिश के बारे में एक नोट्स अच्छे से तैयार करेंगे, जो अब क्लास में बता दिया गया है उसको बार बार लिखेंगे, लिखना ज़रूर है, और अपने फेयर कॉपी से ज़रूर मैच करें कि आपने सही लिखा गलत लिखा। दिन बात आती है ग्रामर पोर्शन की। अब ये ग्रामर पोर्शन में क्या है, आप सबसे पहले क्वेश्चन टैग और इम्फेटिक का रिवीजन करेंगे। और देखिए क्या लिखा हुआ है, ट्रिक्स के साथ, विथ प्रैक्टिस। ट्रिक्स को याद रखिए, एग्ज़ाम में आपको ऑप्शंस के साथ क्वेश्चन आएगा, आप सबको मालूम है, तो ऑप्शन के साथ बनाना सीखिए। अगर आप किसी बुक से बनाते हो एक मैनुअली रूप से, जैसे क्वेश्चन देखा फिर पूरा आंसर बनाया, वो आपके लिए परेशानी भरी चीज़ हो जाएगी। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जैसा ऑब्जेक्टिव जहाँ से मिले आपको, आपके मॉडल पेपर में क्वेश्चन, बैंक के अंदर प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चंस आप बनाते हो वहाँ से, जो भी मार्केट में मॉडल पेपर है जहाँ से प्रैक्टिस करना हो, बट प्रैक्टिस उसी टाइप का क्वेश्चन करो जिस टाइप के एग्ज़ाम में पूछता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आप बेवजह का क्वेश्चन बनाओगे उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। बिल्कुल दिमाग को फोकस करो कि कौन से टाइप का क्वेश्चन आता है, कैसा क्वेश्चन आता है, तो इनकी प्रैक्टिस कीजिए। और स्टोरी ऑफ इंग्लिश में आप एक टारगेट करोगे, पहले आप कौन कौन सा चैप्टर पढ़ोगे, तो रिवाइज़ करना है लेसन फर्स्ट, सेकेंड, 6, 7, 8। सबसे पहले आप जो उस बुक में टोटल अपना जो चैप्टर्स है उसमें पहले आप लेसन 1, लेसन जो 2 है, लेसन 6 है, लेसन 7 है, लेसन 8 है, इन 5 चैप्टर्स को खूब अच्छे से रिवाइज़ करो। रिवाइज़ करने का मतलब क्या है कि अच्छे से एक बार चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स को पढ़िए, जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके ध्यान में आपको पढ़ाया गया है उसको नोट करें। डू ऑल द एक्सरसाइजेज, है ना, जो एक्सरसाइज के में जो पीछे आपका सारा क्वेश्चन है उन सबको करें, ऑब्जेक्टिव्स करें, और उसको रिटन और ओरल दोनों प्रैक्टिस करें। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जितना हो सके फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्शन कीजिए। फ्रेंड्स नहीं है घर में, फैमिली मेम्बर्स जो आपके हैं, आपके भाई हैं, बहन, उनके साथ डिस्कस कीजिए, उनको बोलिए ओरली पूछने के लिए। और उसके बाद रेनबो की बारी आती है, जो अपना इंपॉर्टेंट बुक है, मेन बुक है। इसमें आप एन इपिताप और द सोल्जर, इन दोनों पोएम्स को रिवाइज़ करें। अब इनको रिवाइज़ कैसे करें, तो रीड द पोएम, कम से कम पोएम को आप पढ़िए ध्यान से, और थोड़ा सा उसका सेंस समझने की कोशिश कीजिए। ऑलरेडी हम लोग वीडियो इसका डाल चुके हैं, आप उसको पढ़िए अगर क्लास में आपने मिस किया है तो। डू ऑल द एक्सरसाइज क्वेश्चंस ओरली एंड रिटन। लर्न पोइट्स डिटेल्स लाइक उनका अवार्ड कौन सा मिला, उनको उनका बर्थ कब हुआ, डेथ कब हुआ, और उनका वर्क क्या था। तो ये सारी चीज़ें जो है, इन सब चीज़ों को आप ध्यान से करें और ट्राई करें कि इसके लिए एक अलग से कॉपी बना लें सेपरेट, और उसके ऊपर 25 मार्क्स, फेज़ 1, ये सब लिखें, क्योंकि जितना लिख के आप करेंगे काम, एग्ज़ाम के समय रिवीजन में उतना आपके लिए आसानी होगी। तो आई होप कि आपको बिल्कुल अच्छे से स्ट्रैटेजी समझ में आ गई होगी कि हमें तैयारी कैसे शुरू करनी है, फेज़ 1 कैसे करना है। तो एक बार आप फिर ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लेंगे कि क्या है कैसे है। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप सब लोग इसको सीरियसली करेंगे तो डेफिनेटली आपको काफ़ी अच्छा स्कोर मिलेगा, और कोई हेक्टिक नहीं होगा। अगर अभी से आप तैयारी शुरू करते हैं तो डेफिनेटली मैं आपको गारंटी देता हूँ, श्योर करता हूँ कि विल सिक्योर मिनिमम 90 मार्क्स इन इंग्लिश।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून विथ फेज नंबर सेकेंड। आई होप कि आप लोग इसको अच्छे से करेंगे, ऑनेस्टी के साथ करेंगे, तो डेफिनेटली आपको इसका रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। आई मेक यू श्योर। थैंक यू।